अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। व्यूअर, आज मैं मौजूद हूं अपने गांव में, अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे। और ये जो लैंड है ये आती है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के अंदर, तहसील गोजरा। और आप मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त है जिसकी उम्र 100 ईयर प्लस है और ये बोहड़ का दरख्त है। और ये जो बोहड़ का दरख्त है इससे मुझे ख़ास एक किस्म की उल्फत भी है, एक ख़ास किस्म की मोहब्बत भी है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली मैं पिछले 15 ईयर प्लस से इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट की खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक हाई राइज टावर को भी हेड करता हूँ। तो मेरा तल्लक बेसिकली कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बहुत पुराना है। उसके अलावा मैं अपने ज़मीनों के साथ, इस ज़मीन के साथ, एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं एक फेयर कंपैरिजन देने की कोशिश करूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या क्या फ़र्क हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कौन सी चीज़ बेहतर है। और ना सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँगा, बल्कि पीस ऑफ माइंड और इन ह्यूमन नेचर के बारे में भी हम थोड़ा सा बात डिस्कस करेंगे कि इंसान का दिल किस जगह के ऊपर ज़्यादा मुतमिन है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बात तो इस चीज़ की भी है कि कहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेहतर है। अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करूँ तो एग्रीकल्चर लैंड के साथ दो तरह के लोग मुंसलिक हैं। एक वो लोग जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, यहाँ पे सारा साल इसके ऊपर धरती का सीना चीर के इसके अंदर से अल्लाह की नेमतों को तलाश करते हैं और यहाँ पे अपनी मेहनत से और ज़ोर बाजू से हमारे तमाम पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए जो गल्ला है, जो खुराक है, उसका बंदोबस्त करते हैं। और एक वो लोग हैं जो कि मेरी तरह की कैटेगरी है, जो कि शहरों में रह रहे हैं, अपना कारोबार या जॉब्स कर रहे हैं और पीछे ज़मीनों को उन्होंने बेसिकली लीज़ के ऊपर दिया हुआ है, जो लैंड के साथ अटैच तो हैं लेकिन वो डायरेक्टली ज़मीनों के ऊपर मेहनत नहीं करते। तो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर लैंड की, तो आप ये समझ लें कि 8 कनाल की ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे जो फुली फर्टाइल है। मैं यहाँ पे जो पठवार का एरिया है उसकी बात नहीं कर रहा, वहाँ पे लैंड यहाँ की निस्बत सस्ती है। ये जो फुली फर्टाइल लैंड है जिसके साथ इरिगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से नहरें वगैरह गुजरती हैं, जिसके अंदर पानी का मसला नहीं है और प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, वहाँ पे आपको 50-55 पर एकड़ से लेके 90 लाख पर एकड़ तक आप लैंड परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप इसको लीज़ पे देते हैं तो लीज़ पे देने की सूरत में 1 एकड़ के अगेंस्ट मुख्तलिफ शहरों के अंदर 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपया आपको पर एनम जो है इसके ऊपर रेंट वसूल होता है। जो कि अगर मैं इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, रेंटल यील्ड के हिसाब से, तो डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5%। और इसके बरक्स अगर आप शहरों के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर परचेज़ करते हैं, तो अगर वहाँ पे बात की जाए तो जो आपका पर एनम रिटर्न है वो रेजिडेंशियल के अंदर 4 to 5% है और कमर्शियल के अंदर 5 to 7% आपको रिटर्न मिलता है। और आजकल जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ चुके हुए हैं, जिसके अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर नीचे जो है मेंटेनेंस मौजूद है, जिसके अंदर मॉल मैनेजमेंट मौजूद है, और जो कंपनी है वो खुद ही अपने अपार्टमेंट को मैनेज करती है। तो वहाँ पे आप अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट के अंत को आप इससे ज़्यादा भी रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप अपार्टमेंट जो है उसको सेमी फर्निश्ड या फर्निश करके अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आप 7 to 10% अर्न कर सकते हैं अपार्टमेंट के अंदर पर एनम। और उसके अलावा और कमर्शियल में अगर आप कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे कल को ब्रांड्स नहीं आना है, बड़ी हाई राइज टावर है, शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पे आपको जो शॉप का रिटर्न मिलता है वो आपको तकरीबन मिलता है 8 to 12%, डिपेंड ऑन लोकेशन, प्रोजेक्ट डिज़ाइन, और उसके अलावा डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेंटल रिटर्न की, तो जो सबसे हाईएस्ट रेंटल रिटर्न आपको मिलता है या आपको सर्विस अपार्टमेंट एयरबीएनबी Booking.com के ऊपर फर्निश करके मिलता है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिलता है। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्राइव किया जाता है एसेट की रीवैल्यूएशन से और रेंटल रिटर्न से। यानी 1 साल के अंदर जितना एसेट ने ग्रो किया है, उसके अंदर एप्रिशिएट किया है, उसकी एसेट वैल्यू बढ़ी है, और प्लस
जो टोटल आपने 1 साल के अंदर उसके ऊपर रेंटल इनकम की है, अगर आप एसेट रिवैल्यूएशन को के अलावा उसके अंदर रेंट शामिल कर लें तो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। अगर मैं बात करूं रेंटल रिटर्न की, तो सबसे ज़्यादा रेंटल रिटर्न आजकल की वर्ल्ड के अंदर, आज के वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, आज के दौर के अंदर वो आपको मिलता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर और सर्विस अपार्टमेंट के अंदर। ऐसे अपार्टमेंट्स जिनको आप फुली फर्निश्ड दे सकते हैं, या उन अपार्टमेंट्स को एयरबीएनबी और Booking.com के ऊपर रजिस्टर करवा के यहाँ से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें घर आ जाते हैं, जिनको इनके अंदर घरों की जो है वो डेप्रिसिएशन भी होती है, और उसके अलावा एज कम्पेयर टू कमर्शियल और अपार्टमेंट, जहाँ मैं अपार्टमेंट की जो जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ उन अपार्टमेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे मैनेजमेंट मौजूद है प्रॉपर, जहाँ पे मेंटेनेंस प्रॉपर होती है, और जहाँ पे एक अच्छा हाई राइज क्रेडिबल बिल्डर है, क्रेडिबल प्रोजेक्ट है। मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जिसमें घर है, विलाज हैं, उनकी इनकम है। और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर लैंड आपको रेंटल रिटर्न देती है, जिसको हम यहाँ पे ठेका सिस्टम भी कहते हैं, लीज भी कहते हैं। और व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि वैल्यू की, कि पिछले कुछ सालों के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट ने कितना ग्रो किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ नज़र आती है वो ग्रोथ नज़र आती है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ चुकी हुई है, और जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर 1 साल में 2 से 3 बार ही आपको रिविजन्स करनी पड़ रही हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में और मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची मौजूद हैं, तो पिछले 2 से 3 साल के अंदर खास एप्रिसिएशन आपको नज़र नहीं आती, एसेट वैल्यू नहीं इंक्रीज़ हो रही। और सेकेंडली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा जो बैकड्रॉ है वो ये है कि उसके ऊपर आपको कोई रेंटल इनकम भी आप नहीं अर्न कर सकते। तीसरे नंबर के ऊपर मैं बात करूं अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की, तो पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली अगर दहाइयों के अंदर देखा जाए, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो सबसे कम पेस के ऊपर ग्रो कर रही थी, सबसे कम स्पीड से बड़ी ग्रेजुअली जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं 2024-25 की, और मे बी 2026 के अंदर भी, एज कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स, ये लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर और 2026 के अंदर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि जो रियल एस्टेट के अंदर जो बहुत सारा जुआ था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ ने डिमांड से ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर फ्लोट किए हैं। लाखों के हिसाब से जो प्लॉट्स हैं वो आपको नज़र आता है कि ओवर सेलिंग हुई हुई है, इसलिए जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी तरफ रुझान थोड़ा सा बढ़ा है। व्यूअर्स, पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, यहाँ पे मैं बताता चलूँ। हम यहाँ पे रैशनल एक एनालिसिस करेंगे और फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर तो आपका तल्लक दही इलाके से है और आप एक अपनी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, और बजाय लीज़ पे देने के अपनी ज़मीन को आप खुद काश करते हैं, और मल्टीपल बिजनेसेस आप वहाँ से कर रहे हैं, जिसमें आपने कोई कंट्रोल शेड बनाया हुआ है, कोई आपने मीट का फार्म बनाया हुआ है, बेशक वो छोटे जानवरों का है या बड़े जानवरों का है, तो अब आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉप्स जो हैं वो आप ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप्स के अंदर पिछले कई सालों से जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर मैं बात करूं ज़मीन की, तो जो एग्रीकल्चर लैंड जिन लोगों ने ली हुई है उसको सेल करके शहरों में इन्वेस्टमेंट करने की शायद मैं एडवाइस ना दूं। ना ही तो आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सेल करना चाहिए, और ना ही आपको मज़ीद एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि जिस एग्रीकल्चर लैंड को अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप एक ऐसी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं जो नेचर से जुड़ी हुई है, जहाँ पे आप एक पीस ऑफ माइंड में हैं। बेसिकली नेचर के मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं जो कि शायद शहरों में रहने वाले लोग नहीं इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी रेंटल इनकम और एसेट की ग्रोथ जो कि आपको मिलेगी या तो सर्विस अपार्टमेंट्स के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर, या पे रेप्यूटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ डेवलप और सेमी डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आबादी अगले 1 से 2-3 साल के अंदर आने वाली है।
अगर आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शहर से 40 या 50 किलोमीटर बाहर हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक शहर वहाँ नहीं पहुँचेगा वहाँ पे आपकी जो एसेट वैल्यू है वो इंक्रीज़ नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट की अपडेट्स मिलेंगी, आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ मिलेंगे और उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी टूर्स मिलेंगे, घरों के, अपार्टमेंट्स के, विलास के, वोकेशन होम्स के, सर्विस अपार्टमेंट्स के, कमर्शियल्स के और हाई राइज प्रोजेक्ट्स के, उन क्रेडिबल बिल्डर्स के जो कि पिछले 20-25 साल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा आपको उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे जो कि डिलीवर हो चुकी हुई हैं या सेमी डेवलप हैं। हम फाइल्स के अंदर कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट हासिल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर, तब भी सिर्फ उन डेवलपर्स का इंतखाब करें जो पहले 4 से 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ डिलीवर कर चुके हैं। किसी भी नए डेवलपर के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करके अपने सरमाए को, कीमती सरमाए को ज़ाया मत करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी किसी किस्म की क्वेरी के लिए नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबा दें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।